तो द्विवेदी युग के जो सबसे बड़े कवि शरण गुप्त की बात करो। हालांकि जो और विशेष है कहा जा सकता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और विशेष है कि कवि ही नहीं, वो हर प्रकार से संपादक भी थे, निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे, हर कुछ थे। लेकिन जब बात आती है कवियों की, और अभी हम कवियों पर ही बात करते हैं, और कल क्या करेंगे, कल से अगले जैसे 4 दिन हम करेंगे कविता क्या है थोड़ा समझेंगे, जैसे कविता क्या है निबंध से ही कविता समझेंगे। तो हम बेसिक बना चुके हैं, बट थोड़ा हार्ड ले जाएंगे। दूसरी चीज, हमें अब समझ लेना चाहिए नाटक का और विकास। क्यों समझ लेना चाहिए? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे नाटक लिखना लगभग थोड़ा सा कम हो गया, तो हम थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। तो आगे हम ना निकल जाएं, इसलिए हम, जैसे नाटक बहुत पहले से शुरू हो जाता है। भरतेंद्र का नाटक है अपने सिलेबस में, भारत दुर्दशा, तो वो 1875 का है। और उसके बाद जब छायावाद में हम बढ़ेंगे तो वहां पे भी हमें शंकर का नाटक मिलेगा। और अगली चीज कि अब जहाँ पे हम आ गए 1910 के आसपास, या फिर जो ये कवि हैं इनकी भारत भारती जो हम पढ़ रहे हैं 1912 की रचना, तो हम जिस पीरियड पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे कहानियां भी शुरू हो गई, और निबंध भी लगभग शुरू हो गए, नाटक भी आरंभ हो ही गए, और कविता तो पहले आदिकाल से ही चल रही। तो वो एक और साथ साथ करते चलेंगे कि किस काल में कौन सी चीज कहाँ पे विशेषता रख रही थी। अब बात करते हैं सीधे हम जो द्विवेदी युग के मेन रचनाकार, मेन साहित्यकार, मुख्य प्रतिनिधि कवि मान लो, तो भारत भारती और साकेत, एक उनका महाकाव्य है साकेत नाम से, तो उसकी बातें हालांकि ज्यादा नहीं करेंगे। वेट। ठीक है, तो भारत भारती से सवाल क्या आते हैं थोड़ा रिलेट करना, और सवाल से ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक दिन में या फिर 2 दिन में अगर हमको भारत भारती करना है, तो जो सवाल आते हैं अगर उस आधार पे आगे बढ़े तो ज्यादा सरल होगा हमारे लिए, है ना? तो ठीक है, देखो क्या सवाल आता है। अरे लाइट गई। क्या सवाल आता है कि भारत भारती की राष्ट्रीय चेतना हिंदू जातीयता पर अवलंबित है। हिंदू जातीयता पर अवलंबित का मतलब समझ रहे हो? जैसे बोलते हो क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ रहे, तो क्वेश्चन का भाव समझ रहे हो कम से कम? नहीं, थोड़ा सा इसको थोड़ा बेहतर बताइए सर, ये वाला जो आपने अभी लाइन जो बताया। देखो क्या होता है कि जैसे बहुत से कवि होते हैं, तो वो रचना लिखते हैं, और 1857 में क्या हुआ, थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे। 1857 में क्या हुआ, जैसी क्रांति चल रही थी, जैसा संग्राम चल रहा था, तो चीजों का बेहतर होना, या फिर एक कवि के रूप में, रचनाकार के रूप में अब लोगों का आगे आना जरूरी हो गया था। क्योंकि आप अब अगर रचनाएं नहीं लिखोगे, तो 1857 का विद्रोह हो गया, तो बाद में कब लिखोगे? तो रचनाकार थे हाली। हाली का नाम सुना है आपने? नहीं सर। अ, एक सेकंड रुको। एक रचनाकार थे हमारे हाली, उनका पूरा नाम था अल्ताफ हुसैन हाली, जिनकी प्रमुख रचना थी मुदस्सत ए हाली, यादगार गालिब, हयात जावेद, वगैरह वगैरह। कैसी रचनाएं करते होंगे? तो ये सामाजिक रचनाएं करते थे, मतलब इनके रचनाओं में जो मूल आधार होता था या फिर मूल भाव होता था, समाज के उत्थान के लिए ये बातें करते थे। आप चाहो तो थोड़ा विकिपीडिया खोल के इनके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है? आप सोच के देखो कि एक लेखक या फिर एक आलोचक क्या बोलता है, समझना जरा, इसी चीज से पूरा जुड़ा हुआ है। श्री राजा रामपाल सिंह जी ने उनसे अनुरोध किया था कि जिस प्रकार उर्दू में हाली की रचना की मुदस्सस है, वैसी ही उद्बोध बोधन रचना हिंदुओं के लिए भी की जानी चाहिए। मतलब अगर आप देखो, तो
उर्दू या फिर मुसलमानों के लिए जैसी रचनाएँ हाल ही ने या फिर वॉइस नहीं आ रही है सर। हेलो। हाँ, आ रही है सर, वॉइस आ रही है अब। हाँ, तो उर्दू के जैसे हाली, नजीर, आज़ाद ऐसे कवि हैं, तो ये हिंदी में रचनाएँ लिखते हैं भारतीय समाज को सुधारने की 1857 से। तो ऐसी रचनाएँ हिंदू जात के लिए भी होनी चाहिए, मुस्लिम के उत्थान के लिए या फिर मुस्लिम जात सामाजिक स्थिति से उबर जाए, उसके लिए अगर रचना है, तो हिंदुओं के लिए भी रचनाएँ होनी चाहिए। तो वही लाइन साफ-साफ प्रश्न पूछ रहा है यूपीएससी। आप देखो, कोटेशन से यूपीएससी प्रश्न कैसे बनाता है? वो बोलेगा नहीं राजा रामपाल सिंह का अनुरोध था। वो सीधे आपको दे देगा कि भारत भारती की राष्ट्रीय चेतना हिंदू जातीयता पर अवलंबित है। मतलब हिंदू जाति पर हुई है। मतलब किसका उत्थान की बात मेन करते हैं? आप अगर अतीत के खंड देख लो या फिर आप वर्तमान के खंड देख लो या फिर आप भविष्य के खंड देख लो, खंड है भारत भारती में और तीनों खंड में वो हिंदू जातियों के उत्थान की कि हिंदू तुम सुधरो, पहले तुम क्या थे, अब तुम क्या हो गए। तो वही चीज हमको दिखता है कि ये जो अवलंबित है मतलब टिका हुआ है, हिंदू जातीयता पर टिका हुआ है। अपना मत दो, मत मतलब तुम अपने विचार रखो और उदाहरण के साथ विचार रखो। तो आप बताओ कि रख पाओगे विचार, हाँ, सोच रख पाओगे सकते हैं थोड़ा सर। बहुत? हाँ, थोड़ा-थोड़ा हाँ सोच देखो सकता हूँ सर। मतलब जैसे समझो कि सामने अभी अभी वर्तमान में एसएससी का एसएससी के लिए बहुत विवाद हो रहा है, आपने न्यूज में रील्स वगैरह में देखा हो। ठीक है, अब समझो कि यूपीएससी में भी विवाद होने लगे, कि यूपीएससी में भी सेम चीजें होने लगी। तो एसएससी के लिए अगर टीचरों ने शिक्षकों ने आवाज उठाई, तो आप भी चाहोगे कि जिस तरह एसएससी के लिए आवाज उठी है यूपीएससी के लिए भी आवाज उठे। तो वैसे ही और में जिस तरह मुस्लिमों के लिए मुसद्दस थी, उद्बोधनपरक रचनाएँ थी, तो वैसी रचनाएँ अब हिंदुओं के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है? इतना समझे? तो ये सवाल समझ आया इसकी क्वेश्चन की डिमांड? हुँ, कहने का ठीक। मतलब है कि सर कि हाँ, अब अगर इसमें हाँ, बोलो। नहीं सर, कहने का मतलब है कि अगर वो कहने के बाद यहाँ पर थोड़ा तुलना करना पड़ रहा है सर। आपने जैसे बताया कि कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए हो रहा है तो हिंदुओं के लिए होना चाहिए। ऐसा देख सकते हैं क्यों होना चाहिए ये प्रश्न उठता है। तो ये हो स हाँ। क्यों होना चाहिए और साथ ही साथ जब बोल रहा है कि आप उदाहरण सही दो, तो अब अभी तक जहां हम केवल सीमित थे कि हम बताते कि ऐसा ऐसा कारण था, हाजी की रचनाएं, नजीर की रचनाएं, आजाद की रचनाएं हमको मिल रही थी। अब क्या सीन है कि हमें ऐसी भी रचनाएं चाहिए जो हमको आगे बढ़ा पाए। आरती को ले लो, हिम अतीत खंड में आप देखोगे, सबके पहले जई ईश्वर धन बल दीन्हो, सबके पहले जई सभ्य विधाता कीन्हो। अगर इसको थोड़ा सा भी जोड़ो, थोड़ा सा भी रिलेट करो, होगी कि आप पाओगे जो सनातन है या फिर जो हिंदू धर्म, हालांकि सनातन ही बोलो हिंदू मत, जो सनातन धर्म है वो सबसे पहले ही था और सबसे पहले ही सभ्य यही लोग थे। लेकिन अब जब दिक्कतें आ रही हैं, तो किसकी बात? हिंदू जातीयता पर वो टिकी हुई। वर्तमान खंड की अगर मैं बात करूँगा, वर्त वर्तमान में भी जो बातें आपको देखने को मिलेंगी, वो साफ-साफ महसूस होगा कि हिंदू जातीयता पर टिकी है। कभी-कभी महसूस हो जाएगा कि आप भारतीय समाज के लिए बात करोगे। लेकिन जैसे वह सांप्रदायिक शिक्षा हमारे सर्वथा प्रतिकूल है। हम में हमारे देश के प्रति द्वेष मत की भूल है। देश तो बढ़ाया, पर सांप्रदायिक शिक्षा मतलब जो धर्म जाति की शिक्षाएँ होती हैं, मैकाले नीति, तो हालाँकि बोल रहे हैं कि अंग्रेज़ों की वो नीति, लेकिन मुस्लिमों के लिए वो उतना विरोध नहीं उठाते या फिर उतना आधा नहीं होता। हालाँकि ऐसा पूरा-पूरा कहना सही भी नहीं है। एक आध पॉइंट हम रखेंगे कि ये भारत के लिए था। जो आप जोड़ के देखो जो हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं, तो ये
हिंदू जाति से या फिर मैथिली शरण गुप्त हिंदू जाति से जुड़े हुए हैं और उस जात से जुड़े होने के कारण वो ऐसी बातें लिख देते हैं। लेकिन उनका कुछ ख़ास मतलब शायद नहीं था कि वो केवल हिंदू जातीयता को अवलंबित करें। उनका ख़ास मतलब भारतीय समाज को, भारत भारती मतलब भारत ही बेहतर हो पाए। तो उसकी बात करते हैं। तो थोड़ा आप नेगेटिव बताना कि ऐसी-ऐसी बातें, फिर पॉज़िटिव। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न प्रश्न रिलेट करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? दूसरा प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्रता संग्राम की व्यापक परिप्रेक्ष्य में मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। मतलब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, 1857 वाला स्वतंत्रता संग्राम नहीं, 1912 में ये रचना लिखी गई। तो स्वतंत्रता संग्राम मतलब भारत को आज़ाद करने के लिए चीज़ें थी। अब भारत को आज़ाद करने के लिए बातें हो रही थी, लेकिन आप जब पढ़ोगे इतिहास में देखोगे तो वहाँ पे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, कभी वो नरम दल में बढ़ जाता है, कभी गरम, हालाँकि गरम बल्द को अलग कर दो। कभी वो नरम दल में बढ़ जाता है, कभी वो आंदोलन अपना लेता है, कभी उसमें अगर बुद्धिजीवी है तो तटस्थ हो जाता है। तो एक समाज में एक ऐसी रचनाएँ होनी चाहिए जो आपको याद दिला पाए कि तुम्हारा अतीत ऐसा था और तुम्हारा वर्तमान ऐसा बन चुका है। क्या तुम चाहते हो भविष्य भी तुम्हारा इतना ही बेकार रहे? तो ऐसा मतलब कि तुम पहले भारत सोने की चिड़िया थे, अब वर्तमान में एक पिंजरे की चिड़िया हो गए हो अंग्रेज़ों की। तो क्या भविष्य में भी तुम यही बने रहना चाहते हो? तो भारत भारती की प्रासंगिकता आप स्वतंत्रता संग्राम से रिलेट करोगे तो उदाहरण के आधार पर आप काफ़ी कुछ बता पाओगे। भविष्य खंड, वर्तमान खंड और जो अतीत खंड है, तीनों को अगर आप मिला के देखोगे तो आप रिलेट कर सकते हो, है कि हाँ नहीं? सर, ये बता सकते हैं आधुनिक जैसे वर्तमान अ, प्राचीन काल में उस समय कैसी व्यवस्था थी और मध्यकाल में कैसी थी और आधुनिक काल में अभी अभी वर्तमान में जो गुलामी के औपनिवेशिक शासन के द्वारा अंग्रेज ने जो हमें कब्जा किया है, एक मानव को शोषण किया है, मान सकते हैं सर कि यहाँ पर हम सिर्फ हाँ, बिल्कुल। अपनी आवाज नहीं रख पा रहे हैं, सिर्फ बंधनों में बंधे हुए हैं और स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बता सकते हैं कि सर कि ऐसे-ऐसे आगे-आगे हाँ, बढ़ते हो तो हम और कैसे एक स्वतंत्र हो सकते हैं? ये तो हो गया व्यावहारिक। अब मैं आपको कंटेंट देता हूँ, आप जोड़ के देखना। एक लाइन है भविष्य खंड की, ठीक है? प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियाँ जो हों बुरी। मतलब नई हो या पुरानी, जो भी रूढ़ियाँ हों, छोड़ो जो हों बुरी। बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है। अलीक समझते हो? नहीं सर। अलीक मतलब पूरी तरह सही कि प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है। जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। मतलब स्वतंत्रता संग्राम में अगर इसको आप थोड़ा रख के देखो तो समझ आएगा कि आप रूढ़ियों में जुड़े हुए हो कि हम जैसे हालांकि विवाद हो जाएगा अगर ऐसा मैं कह दूंगा, लेकिन सोच के देखो। एक सवाल आता है यूपीएससी में कि अंग्रेज सैनिक कम थे, भारतीय सैनिक ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज सैनिक जीतते क्यों हैं? तो वो जो रूढ़ियाँ हैं ना कि मैं सूअर की चर्बी वाले कारतूस नहीं यूज़ करूँगा, गाय की चर्बी वाले कारतूस, एक तो ये तत्कालिक कारण है विरोध का। लेकिन दूसरी ओर देखो तो मान लो आप एक राजा राजा हो या फिर हिंदू राजा, तो आपके पास केवल तलवार और भाले और तीर धनुष है और सामने वाले के पास जो कारतूस हैं या फिर चर्बी वाले कारतूस सूअर की, गाय की, एक्स्ट्रा एडवांस है। वो तो अब युद्ध जैसा होता है तो जैसे बोला जाता है प्यार और जंग में सब जाया जाए। तो आप एक अपनी परंपरा से जुड़े होने के कारण अपने आप पीछे हो जाते हो। ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है ना, थोड़ा अगर सोच के देखो तो रूढ़ियाँ ही हैं जो इतनी छोटी सेना, जैसे हमारी क्या रूढ़ियाँ हैं कि अगर जो क्या बोलते हैं हमारा शत्रु निहत्था है तो हम उस पे वार नहीं करेंगे। ऐसी रूढ़ियाँ ही हम इतने बड़े थे और ब्रिटेन के वही 40-50 लोग और ब्रिटेन की सेना में भी जो लोग शामिल थे कौन थे? लगभग ज़्यादातर भारतीय ही थे। फिर भी वैसी चीज़ें वही समझ आता है कि अगर प्रासंगिकता को देखो, प्रासंगिकता को जोड़ो,
तो भारत भारती की हर लाइनें स्वतंत्रता संग्राम में एक व्यापक परिप्रेक्ष्य जोड़ के ये सिर्फ़ मैंने एक पद्य रखा है। और एक सब आप अगर जितने भी इस पे रखोगे। और पॉइंट रखा जा हाँ, सकता है सर और कि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो आधुनिक प्रकार की थी। उनकी आधुनिक व्यवस्था टेक्नोलॉजी में आधुनिक व्यवस्था थे। उनकी सोच थी उनको सोच को बेहतर किया और देखा कि जो भारत की सोच है निचले स्तर पे है। उनके छुआछूत, जाति विभाजन वो देखकर उनसे लड़ सके। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी बात है। दूसरा सवाल भी कनेक्ट हो गया ना? आगे बढ़े फिर हम समझेंगे बाद में और गहराई से। हाँ सर। ठीक है। तीसरा सवाल यूपीएससी पूछता है 2015 में कि मैथिली शरण गुप्त की आधुनिक हिंदी कविता के विकास में जो भूमिका है, वो स्पष्ट करो। अब यहाँ पे सिर्फ भारत भारती की बात नहीं होगी। देखो, अगर हम इसे समझ लेंगे पेपर 2 की बात है, तो हम पीछे रह जाएँगे। आधुनिक हिंदी कविता वो पता है जो भारत भारती है उससे पहले रंग में भंग लिख चुके थे, पंचवटी, पंचवटी की बहुत सी ऐसी विशेष लाइनें हैं, जिसको आपके पढ़ के लगेगा कि पंचवटी खंड काव्य है ही नहीं। इसमें इतनी विराट-विराट बातें हैं कि जिससे समझ आता है कि उस दौर की जो कविता के विकास में भूमिका है। जैसे अभी हम स्वतंत्रता संग्राम से रिलेट कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड समझो। मैथिली शरण गुप्त की आधुनिक हिंदी कविता के विकास में, क्या? आधुनिक हिंदी कविता के विकास में, जैसे आधुनिक हिंदी कविता में देखोगे ना, समाजवादी भाव आता है, मानवतावादी दर्शन आता है, सुधारवादी दृष्टिकोण हो गया, प्रगतिवादी हो गया, प्रयोगवादी हो गया, नई कविता हो गया। तो अब इन कविताओं के आधार पर अगर आप देखना चाहोगे तो उनका जो रंग में भंग है, नहुस है, पंचवटी है, यशोधरा है, साकेत है, ये वगैरह-वगैरह जितनी भी रचनाएँ हैं, भाषा के स्तर पर कितनी बेहतर हैं। आप सोच के देखो 1910 की बात है, 1910 के आसपास जो इंसान खड़ी बोली मतलब कम यूज़, हालाँकि यूज़ प्रॉपर होने लगी थी, लेकिन वो पोएटिक लैंग्वेज अभी बनना शुरू हुई थी। तो आप जैसे देखोगे, हमने कल विशेष बात पढ़ी थी कि भरतेंदु खड़ी बोली में हिंदी कविताएँ लिखता ज़रूर है, पर उसमें गहराई, वो काव्यात्मकता, वो चीज़ नहीं रहती। तो अब जो पोएटिक लैंग्वेज या पोएटिकल लैंग्वेज आने लगती है, तो कहाँ से आती है? द्विवेदी युग से। और जैसे आप देखो यूट्यूब में जो मैंने उसको बना के रखा था, क्या बोलते हैं उसको? जो वॉलपेपर थंबनेल नहीं होता, उसमें लास्ट में नीचे लाइन लिखी थी कि जो द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि हैं, वो कौन माने जाएँगे? यही हमारे मैथिली शरण गुप्त। तो इनकी जो कविता है, तो आप प्रश्न के आधार पर इसको अब अगर आप प्रश्न को नहीं रिलेट करोगे, कविता के विकास में भूमिका पूछ रहा है और आप ले गए उसको स्वतंत्रता संग्राम के विकास में क्या भूमिका, भारत के विकास में क्या भूमिका। तो जितना प्रश्न की माँग है, उतना ही प्रश्न के साथ चलना, ठीक है? जी सर। तो समय क्या हो रहा था एक बड़ी विशेषता थी। विशेषता आप कहो या विलक्षणता कह लो कि जो गद्य रचना थी और पद्य रचना थी, दोनों अब मिलने लगी थी। मतलब जैसे मैं बोलूँ कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ और अगर ये पद्य में होता तो जा रहा बाज़ार में, ऐसा हो जाता। तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लयात्मकता का फ़र्क या फिर कुछ चीज़ का फ़र्क, ये भारतेंदु युग से चला आ रहा था और द्विवेदी युग में भी कहीं-कहीं आपको दिखेगा, बहुत से कवियों में ये चीज़ दिखेगा। तो आचार्य शुक्ल इस बारे में, इनके बारे में क्या बोलते हैं कि आचार्य शुक्ल ने क्या बोला, हिंदी साहित्य की प्रथम नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास में इस तथ्य को रेखांकित किया, गुप्त जी की कविताओं के भीतर 3 अवस्थाएँ हैं। कौन-कौन सी अवस्था? प्रथम अवस्था भाषा की सफाई मतलब बताओ? भाषा को स्पष्ट रूप से सर व्यक्त करना। जैसे खड़ी बोली अभी किसके साथ थी? ब्रज के साथ थी और उर्दू का भी लहज़ा दिख जाता था। तो उसी चीज़ को बोलते हैं सफाई करना या फिर अगर इन्होंने जैसे एक छालन विधि होती है ना कि आप छलनी तो देखा होगा जिससे आटा चालते हैं। तो अगर उसमें अगर आपको आटा-आटा निकालना है, तो उसको आपको छानना पड़ेगा या फिर साफ करना पड़ेगा।
तो प्रथम अवस्था क्या होती है? भाषा की सफाई, उनकी रचना देखो, सुन के देखो। अच्छी आँख मिचौनी खेली, बार-बार तुम छुपी और मैं खोजूँ तुम्हें अकेली, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई त कहीं भी आपको ब्रज का पुट दिखा, कहीं भी आपको ऐसा लगा कि पद्य का भाव है, मतलब हालाँकि उतना बेहतर नहीं है जो अवधि में आपको लयात्मकता से मिलेगा या फिर आपको ब्रज में मिलेगा। पर प्रथम अवस्था देख रहे हैं। तो प्रथम अवस्था में हमें दिख रहा है कि ना तो ब्रज के पुट है, ना तो अवधी है और ना ही उर्दू के पुट को शामिल किया गया। तो ये चीज़ हम समझ पा रहे हैं कि ये जो प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न के आधार पर पहली अवस्था तो हमने देख ली कि विकास इन्होंने भाषा के स्तर पर किया। ठीक है? पहली अवस्था समझे? जी सर। अब देखो, जब आप विकास को बताते हो, तो विकास को बताने में एक सॉलिड क्रम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं करोगे कि आप कहीं से बता दो कि काव्य के रूप में इन्होंने ऐसा व्यवस्थित किया, छंद के रूप में आप एक क्रम ले जाओगे और वो क्रम पूछ ही रहा है। अगर आपसे पूछेगा, जैसे कल या परसों ही हम करेंगे, हिंदी कहानी के विकास क्रम या फिर विकास यात्रा पर चर्चा करो। तो हम पहले तो नई कहानी में नहीं आ जाएँगे या फिर हम पहले तो और बातें नहीं कर देंगे। हम स क्रम से चलेंगे कि पहले क्या चलता है, कहाँ से ये नाम आना शुरू हो गया। सोजे वतन में पहली बार शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट को आख्यायिका की जगह प्रेमचंद ने कहानी कहना शुरू किया। तो वो बातें हम समझना शुरू करेंगे और उन बातों को समझकर एक क्रम। तो दूसरी अवस्था क्या शुक्ल जी बोलते हैं? नहीं, पहली अवस्था में ही समझो कि जिसमें खड़ी बोली के पद्यों की मसृण बंध मृषिण बंध का मतलब होता है कोमल। कोमल समझते हो? जी सर। कोमल पीछे से रिलेट करते हैं ज़रा, ठीक है? जोड़ते हैं। आप सोच के देखो शुक्ल जी ने एक बात बोली थी कि अगर तुलसीदास से आप अनुप्रास भी ले लेते ना, तो नए काव्य में जितनी रसहीनता है उतनी नहीं रह जाती। तो अब आचार्य शुक्ल ही बोलते हैं कि जो कोमलता है या फिर जो मृषिण बंध है, कोमल रचना हमारे सामने आती है, तो वो खड़ी बोली में दिया। तो ये भाषा के स्तर पर चीज़ें बेहतर हुई। आगे वो क्या बोलते हैं, भारत भारती इस अवस्था की रचना का उदाहरण, ये हम समझ चुके हैं, ठीक है? हाँ, 1 सेकंड रुको। ये रचनाएँ सर लेकिन इ काव्य प्रेमियों के कुछ गद्यवत। हाँ, बोलो। सर इसमें आपने जो बताया सर भाषा का था, तो ये बता सकते हैं कि इसमें भाषा आने से, खड़ी बोली आने से सर द्विवेदी युग आने से भाषा के जैसे कि पहले भाषा से ब्रज भाषा तो बहुत ना के बराबर दिखने लगी। कुछ-कुछ कवियों ने लिखा, उनको आने से ब्रज भाषा को ना के बराबर या समाप्त कर दिया, खड़ी बोली को विकास करने में। ये बोल सकते हैं सर। हाँ, मतलब एक अवस्था होती है ना, जैसे वर्तमान में जो कवि हैं या फिर जैसे आप देख के चलो आगे कितने कवि आपको मिलेंगे। निराला मिलेंगे, नागार्जुन मिलेंगे, बहुत से मिलेंगे। कोई 76 का है, 1936 का। लेकिन एक टाइम पीरियड में आप देख रहे हो, भरतेंद्र की कविताएँ भी उतनी बेहतर नहीं थी कि आप भरतेंद्र की कहता वो अमीर खुसरो से जो मुकरी थी, उसी का पुट और भरतेंद्र साफ-साफ बोलते हैं कि जो मेरी भाषा है, मैं गद्य में खड़ी बोली तो लिख लेता हूँ, लेकिन खड़ी बोली में पद्य को लिखना मेरे लिए उतना आसान नहीं है। तो आप देख पा रहे हो विकास यात्रा में जो भूमिका है, सबसे विशेष तो द्विवेदी युग के हमारे मैथिली शरण गुप्त की ही है। तो ये बात समझे? आगे बढ़ा जाए थोड़ा? जी सर। हाँ, तो अब देखो ये प्रश्न से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इस कंटेंट को भी हम कर लेंगे आगे। आगे सवाल क्या पूछता है? का भाव आप बताना, ठीक है? मैं सवाल पूछता हूँ 2014 में पूछा था कि क्या आप समझते हैं कि भारत भारती में व्यक्त कवि के कतिपय विचार मतलब जो उसके विचार होते हैं, पुराने पड़ गए थे और उनसे सहमत होना कठिन है। इस संदर्भ में भारत भारती की प्रासंगिकता पर विचार करो। एक सवाल था कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारत भारती की प्रासंगिकता, ठीक है? अब दूसरा सवाल है कि अगर आप रिलेट करना चाहो या फिर मैं रिलेट करना चाहूँ या फिर कोई भी एक नया पाठक रिलेट करना चाहे, उसकी प्रासंगिकता को पहचानना चाहे, तो क्या उनके जो कतिपय विचार थे,
पुराने पड़ गए हैं। आप क्या सहमत हो या फिर नहीं सहमत हो, बताओ? सर यहाँ पर ना सहमत हूँगा। कैसे सहमत हो, बताओ क्यों सहमत नहीं सहमत हो क्या? हाँ सर, नहीं सहमत है। नहीं सहमत हो। और कोई बोलेगा सहमत हो या नहीं सहमत हो इस बात से? देखो, मैं एक कंटेंट रखता हूँ, फिर बताना आप सहमत हो या फिर नहीं सहमत। भारत भारती रचना, अतीत के खंड की बात की जाती है। और के खंड में आप बोलते हो कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का मर्म होना चाहिए। ठीक है, ये बात बोलते हो। अब ये बात मैं कितनी बार सुनूं? ठीक है, चलो सुन सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लिखना है, मुझे और भी बहुत चीजें करनी, सुन सकता हूँ ये, क्योंकि एक समाज के सक्रिय होने का आधार। लेकिन और थोड़ा पीछे चलते हैं, हम अतीत खंड में चलते हैं। जब आप अतीत खंड में जाओगे, सबके पहिले जय ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहिले जय सभ्य विधाता कीनो। अगर आप इस बात को देखोगे तो अतीत के प्रति जो रोमानियत है या फिर नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया समझते हो? हाँ, रोमानिया सर समझते हैं। हेलो, हेलो। देखो नॉस्टैल्जिया। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज़ आ हेलो। रही है। आवाज़ आ रही है सर। हाँ, तो बताओ नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है? नॉस्टैल्जिया का मतलब? नॉस्टैल्जिया नहीं समझ आया, सिर्फ आज पढ़ा था सर। बोलो। देखो, जब आप अपने पुराने चीज को, जैसे आप गांव में रहते हो, ठीक है, अब आप शहर में रहने लगो, और फिर आप दोबारा गांव में जाते हो 2 दिन के लिए, तो आपके अंदर जो भाव आएगा तो वो रोमानियत का भाव, वो नोस्टैल्जिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो खुशी का भाव है या फिर प्रसन्नता की बात है कि मैं उस पर गौरव कर सकता हूँ। लेकिन वो चीज आपको पता है कि ये सिर्फ 2 दिन की खुशी है, जहां पे आप उसको याद करके, उसको देख करके या फिर उसको महसूस करके पुनः याद कर सकते हो। तो एक जो होता है ना, मीठा दर्द कह सकते हैं उसको, तो वो उस तरह से होता है। तो आप अगर ये बार-बार सोच रहे हो कि मैं पहले बहुत, मुझे पहले बहुत धन बल दिया था, सबके पहले जय सब विविध, तो ये बात पुरानी हो चुकी है। अब आप आगे आ जाओ। आप अगर पुरानी चीज़ों से चिपके रहोगे, और आप देख लो एक बार, अतीत खंड जितना भारत भारती में इम्पोर्टेंस है, उतना वर्तमान खंड और भविष्य खंड में भी आपको नहीं दिखेगा। जो ओज गुण उसमें भरा गया है कि आप ही परफेक्ट हो, आप ही परफेक्ट पहले थे, और अब आप क्यों नहीं हो, क्यों नहीं कर सकते। तो जो नॉस्टैल्जिया या फिर जो ओज गुण भरा जाता है, तो वो अब पुराना हो चुका है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें आगे बताओ, और वर्तमान समय में अगर प्रासंगिकता देखें, तो हम अगर इसी में जुड़े रहें कि हम कहाँ पे थे, तब तो हम पीछे हो जाएँगे, क्योंकि हमें क्या याद आएगा? 2000 अगर हम 25 में हैं, तो हमें अंग्रेज़ों की वो दास्ताँ याद आएगी कि कैसे वो हमारा शोषण करते थे। तो वो बात हमारा तो गौरव होगा नहीं। तो वर्तमान की प्रासंगिकता अगर लेके चलो, 1910 के आधार पर प्रासंगिकता लेके चलो, तो कोई भी हो, जैसे बुद्धिजीवी वर्ग हों, तो बुद्धिजीवी वर्ग को पता होगा कि हम पहले कितने सभ्य थे। क्या तटस्थ रहना तब भी नहीं बना रहे? जैसे वॉइस सर थोड़ा अटक-अटक आ रही है। हेलो, हाँ, वॉइस आ रही है सर अब। हेलो। हाँ, हाँ, तो आ रही है सर अगर वॉइस। सुन, ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि आप पढ़ोगे तो आप बेहतर कर, ठीक है? एक बात ये, मोटिवेशन भर दूँ या फिर कुछ भर दूँ, तो बहुत बार 100 में से 1 बार मोटिवेशन काम करेगा, और कह लो 10 बार कह लो, अगर अ भारतीय इतना प्रासंगिक ही है, तो चलो मैं 20 बार कह लेता हूँ। लेकिन सोच के देखो, जो बात आपको पता है, बुद्धिजीवी वर्ग को वो बात पता है कि मेरा तटस्थ रहना देश के लिए हानिकारक है, फिर भी वो उस चीज़ से जुड़ा रहता है, फिर भी वो बँधा रहता है। महाभोज को रिलेट करके देखो। एक बात आपको याद आती है, जो दत्ता बाबू रहते हैं, मीडिया वाले, नाम भले मैं भूल जाऊँ, वो रहते हैं।
तो उनका क्या कहना होता है, जब समाज में इतने लोग उस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो मेरा हाथ धो लेना क्यों बेहतर नहीं है? मुझे पता है कि ये बुरी बात है, मुझे पता है खराब बात है, मुझे पता है कि हम पहले बेहतर हैं और मीडिया का मेन काम है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनना। लेकिन मैं क्यों ही करूँ? जब सामने वाला नहीं कर रहा, तो मैं भी तटस्थ। जब बुद्धिजीवी वर्ग तटस्थ है, तो किसान भी तटस्थ रह ही सकते हैं। ये बात है कि अगर आप इसको, हालाँकि आपको करना नहीं है, 60-40 ले जाओगे या फिर 70-30 ले जाओगे। यार, पुराने नहीं पड़े हैं। अगर आप देखोगे प्रासंगिकता के आधार पर, तो कहा जा सकता है कि जो अतीत की चीज़ें थी, हिंदू जातीयता से जुड़ा था। अब आप सोच के देखो, कई सब हमने किया, हिंदू जातीयता पर अवलंबित था। अब वर्तमान समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, इकाई, ईसाई सारा है ही नहीं, तो फिर वो तो वही हुआ ना कि कतिपय अपने पुराने विचार से पड़े हुए हो। आप लास्ट लाइन बोलते हो, 140वां पद है कि उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो। तो वेद का उपदेश क्या, ये भी पढ़ेंगे, मुस्लिम वर्ग भी पढ़ेंगे, या फिर जो नास्तिक हैं क्या वो भी पढ़ेंगे? अगर आप समझो कि भगत सिंह है, ठीक है, भगत सिंह सेम टाइम के थे, 1910-12 की रचना है, और आसपास मान लो जितना भी समय, मुझे क्लियर याद नहीं रहता, पता नहीं भूल क्यों जाता, ठीक है, सेम टाइम है। तो भगत सिंह एक किताब लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो अगर भगत सिंह नास्तिक है, ऐसी रचनाएं लिख रहे हो कि ईश्वर ने मुझे इतना बेहतर किया, या फिर ईश्वर ने ये दिया, वेद से जो जो बातें हैं उस उपदेश से सीखो, तो क्या ये पुरानी धारणा नहीं है? क्या ये कवि के कतिपय पुराने विचार नहीं पड़ गए हैं? या फिर उसमें फीकापन नहीं आ गया? आप बताओ, बोलो। हाँ सर, बोल। हेलो। क्या क्या अब आपको नहीं लगता कि कवि में या फिर भारत भारती में वो कवि के पुराने विचार अब नहीं पड़ गए हैं, या फिर विचार जो है राम की शक्ति पूजा ले, ठीक है, या फिर आ, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ना, क्यों कि दिक्कत ही क्या है, एग्जाम्पल की कमी तो है ही नहीं। अकाल और उसके बाद में ले लो, ये लाइन थोड़ा कनेक्ट करना। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई इनके पास। आप सोच के देखो, अकाल की बात या फिर भूखमरी की बात वर्तमान में रिलेट नहीं हो सकती। कोई अगर गरीब है, तो वो भी रिलेट, आज जो है आंगन के ऊपर उठा नहीं है, तो वो भी रिलेट कर जाएगा। राम की शक्ति पूजा ले लो, या फिर कुकुरमुत्ता ले लो, पूंजीवादी वर्ग और जो सर्वहारा वर्ग है, वर्तमान समय में भी दिखेंगे। लेकिन मैं अगर धर्म को जोड़कर, जातीयता को जोड़कर, वेद को जोड़कर और अपनी पुरानी बातों को जोड़कर बताऊंगा, पहले इतने बेहतर थे, अब इतने निम्न हो गए हैं, और हमें भविष्य में ऐसा नहीं रहना, तो बातें अच्छी हैं, सुनने में भी थोड़ा लगता है, मोटिवेशन लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे टॉपर की कॉपी भी देखोगे, अब उसमें करंट की जो घटनाएं हैं उनसे रिलेट किया जाता है। अब ज्यादा हम एग्जाम्पल पौराणिक कथाओं के नहीं देते कि ऐसी ऐसी बात है। तो बताओ, जो सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि भारत भारती में व्यक्त कवि के कतिपय विचार पुराने पड़ गए हैं, और उनसे सहमत होना कठिन है? सहमत होना कठिन है मतलब, ये नहीं कह रहा कि आप सहमत है या नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मैं बोलूं कि आप 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ो, तो इनसे सहमत होना कठिन नहीं है। एक बात होती है स्मार्ट स्टडी की, आप वो कर सकते हो, वही बात है। बताओ जरा इसके बारे में कुछ। सर इसमें लो, आपने, हाँ, आप इस आधार पर सर कहें तो सहमत हो सकते हैं। मैं सस्पेंशन में सर हूँ इसमें कि कैसे सहमत हो। इस जिस बात पर आप सर बोल रहे थे कि थोड़ा-थोड़ा सस्पेंशन है कि सहमत हूँ या नहीं, ये तो डायरेक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि इस पे थोड़ा एग्जांपल भी देना होगा, थोड़ा करंट
करंट जोड़कर भी बताना थोड़ा पड़ेगा। देखो, ये सवाल थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 4-5 बार पूछ चुका है, तो इसलिए थोड़ा और रिलेट करते हैं। कबीर का आ जाओ, ठीक है? किसकी बात करते हैं? अद्वैतवाद की बात करते हैं। जायसी का ले लो, जायसी किसकी बात करते हैं? वेदांत अद्वैतवाद की। सूरदास ले लो, किसकी बात करते हैं? द्वैताद्वैतवाद की। सूरदास से शुरू करें तो सूरदास के प्रेम में एक सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने प्रिय के प्रति, अपने प्रेयसी के प्रति मैं आत्मसमर्पण कर दूं, मैं अपना त्याग कर दूं, ठीक है? या फिर मैं अपने आप को सौंप दूं। अगर वर्तमान समय में प्रेम की कोई भी परिभाषाएं आस-पास, इर्द-गिर्द जो भी हैं, क्या आपको कहीं पे ऐसा महसूस होगा? वो आपको महसूस ऐसा मिलेगा कि मुझे उनसे प्रेम था, और जैसे ही आपने था वर्ड जोड़ा, था शब्द यूज़ किया, था शब्द प्रयोग किया, तो वहीं पे वो साबित हो जाएगा कि प्रेम था ही नहीं। सोच के देखो कि सूरदास की गोपियाँ जो हैं बिछड़ जाती हैं, लेकिन उनका प्रेम क्या कम होता है? उद्धव योग सिखाने आते हैं, तो क्या प्रेम कम होता है? तो अगर आप मैथिली शरण गुप्त को उद्धव मान लो, तो उद्धव अगर सिखाने आएँगे कि पहले हम इतने बेहतर थे, पहले हम ऐसे थे, तो क्या वो ऐसा है कि हम उसको कह सकते हैं कि पुराने नहीं पड़ गए? कबीरदास को ले लो, कबीरदास बात करते हैं या फिर शंकराचार्य से, हित चित की दो थूनी गिरानी। वर्तमान समय में हित और चित की दो थूनियाँ आप गिरा सकते हो। मतलब हित और चित क्या बोलते हैं उसको? हित मतलब अपना व्यक्तिवाद ले लो, विचारधारा, व्यक्तिवाद, और चित मतलब चिंतन करना। क्या हित और चित की दो थूनियाँ गिरा के आप माया रूपी आवरण को दूर कर सकते हो? क्या ये बात पुरानी नहीं है? क्या कोई भी आपको दिखेगा जो शंकर के अद्वैतवाद से जुड़ा हो, जायसी के इससे जुड़ा हो? तो ये भी क्या आपको लगता नहीं कि मैथिली शरण की गुप्त की ये कविता थोड़ी पुरानी नहीं हो गई? हाँ सर, इस आधार पर कह सकते हैं पुरानी सोचो। हो, इस आधार पर सर कह सकते हैं। हाँ, तो यही तो आधार है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो, एक सवाल था, सवाल कैसे बदलते? एक सवाल था स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक परिप्रेक्ष्य में। अब किसकी बात हो रही है? स्वतंत्रता संग्राम। जब बात आती है वीर रस की, वीरताओं की, तब आपको एग्जाम्पल देने होते हैं बड़े-बड़े कि हमारे वीर सम्राट ऐसे थे, छाती में भाले लेते थे, या फिर तलवार से अपनी गर्दन, समुद्रगुप्त की विशेषताएँ बताई जाएँगी कि उनकी प्रासंगिकता यही है, या फिर समुद्रगुप्त की जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, साफ-साफ लिखा है कि उनके शरीर में जितने क्या बोलते हैं, इतने घाव थे कि उस घाव से वो आवरण बन गया था या फिर आभूषण बन गया। तो ऐसी विशेषताएँ बता के आपको प्रोत्साहित किया जाए। तो जब हमने 2016 का प्रश्न किया कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रासंगिक है या नहीं? तो हमने बताया यस इट इज़। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्या ये थोड़ा पुराना नहीं हो गया? तो हाँ सर, पुराना हो पुराना गया, अब हम हो गया। तलवारों से लड़ाई नहीं करेंगे। अब अब हम आधुनिक युग, उस चीज़ से बंदूक से, बेहतर नहीं करें। हाँ, थोड़ा हाँ, आधुनिक युग अब सर हम ज्ञान से, अब हम शिक्षा की बातें करेंगे। तो अब जैसे ही मैंने बोला शिक्षा, जैसे ही मैंने बोला ज्ञान, जैसे ही मैं बोलूँगा कि प्रकृति का, या फिर जैसे ही मैं बोलूँगा कि जो पुण्य का पक्ष हो, नैतिकता का पक्ष हो, तो आपको दिखेगा कि जो गुप्त की कविता है, उसमें नैतिकता के भी पक्ष हैं, उसमें शिक्षा की भी बातें की गई हैं, उसमें जो रूढ़ियाँ हैं, जैसे एक लाइन थी, प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियाँ जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसे। तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये बातें पुरानी हैं, तो हाँ, ये बातें पुरानी हैं, लेकिन कुछ बातें नई भी हैं जो अब भी प्रासंगिक हैं या फिर अब भी ज़रूरी महसूस होती हैं। तो ये सवाल से आगे बढ़ें? जी सर। और सर इसमें ये भी बता सकते हैं कि इसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसमें मानवता प्रेम की बात कही गई है। जो प्रेम है तो जैसे कि गरीब है तो गरीब को उसमें सहायता देना, ये वातावरण की बात करी गई है। हाँ, अगर लिखा गया है कि आनंद दात्री से चिका है सिद्ध कविता कामनी, है जन्म से ही वह यहाँ श्री राम की अनुगामी। श्री राम यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं आए हैं। ये श्री राम का आधार है कि एक आदर्श पुरुष, आदर्श पति, आदर्श पिता या फिर आदर्श राजा के रूप में आए। तो जब ऐसा आएंगे, या फिर कविता केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए,
उसमें उचित उपदेश का मर्म होना, उचित शब्द इस चीज को वो बता देता है कि हाँ प्रासंगिकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि 60-40 लेके चलना, चलो तो बातें की जा सकती है। लेकिन अगर आपकी लेखनी में बहुत ज्यादा ताकत है तो आप कोशिश कर सकते हो 70-30 या फिर 80-20 सोच सकते हो। ठीक है। ठीक है सवाल, आज के संदर्भ में भारत भारती विवेचन कहाँ तक संगत प्रतीक होता है? तो बस शब्द लैंग्वेज बदल गया, 12 में ये पूछा था, 14 में वो पूछा, लैंग्वेज बदल गई, बाकी क्वेश्चन सेम सा है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। आगे, नव जागरण के मूलभूत की अभिव्यक्ति भारत भारती में किस प्रकार है? देखो, अभी तक जो हम व्यवहारिक आधार पर समझ रहे थे, ठीक है, अब इसको हम कॉन्सेप्ट आधार पर समझेंगे। एक होता है पुनर्जागरण, एक होता है नवजागरण। तो ये भी सवाल आता है भारत भारती से कि क्या हम इसको पुनर्जागरण माने या फिर इसको नवजागरण माने। मतलब पुनर्जा जरा समझाओ, आप सर पहले समझाओ यहाँ फिर पर मैं सर, बताता हाँ क्या सर, नौ जागरण पुनः जागरण। हूँ, समझाओ। सर पुनर्जागरण का मतलब हुआ कि जो जागरण हो रहा था फिर उसको चालू किया जाए, फिर से उसको चालू किया जाए। नव जागरण का अर्थ हुआ किसी के नए नए चीजों का आविष्कार होने लगा, जैसे प्रेस का आविष्कार होने लगा, तो ये नव जागरण हो गया, नई नई चीजों का आविष्कार होने लगा। अब पुनर्जागरण का मतलब हुआ कि जो रुकी हुई थी फिर उसको चालू कर दिया गया, नए चीज में कुछ हुआ था फिर उसको चालू कर दिया गया। ठीक है, अब इसको हम रिलेट करते हैं 2014 के प्रश्न से कि क्या विचार पुराने पड़ गए हैं या फिर नहीं पुराने पड़े हैं। तो जब आप बात करते हो शिक्षा की, आप बात करते हो इस वॉइस तरह अटक रही है थोड़ा थोड़ा। मतलब श्री राम जैसा कैरेक्टर, पुनर्जागरण की बात होगी, या फिर जो अतीत खंड होगा तो पुनर्जागरण की बात होगी। मतलब विचार पुराने हैं, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा की, मैं बात कर रहा हूँ जो रूढ़ियां हैं उनको खत्म करो, मैं बात कर रहा हूँ कि समय नहीं है, गाया कुछ, गाया बहुत कुछ राग तुमने, योग और वियोग का संचार कर दो अब यहाँ, उत्साह का, उद्योग का। मतलब तुमने बहुत गा चुका वो राग योग का वियोग का, वो माया रूपी आवरण, प्रभु की गुणगान गा लिए, अपनी गौरव गाथाएं बता ली, छोड़ो अब वो सब, संचार कर दो अब यहाँ उत्साह का, योग का। मतलब अब आपको व्यवसाय करना चाहिए, और व्यवसाय करना चाहिए मतलब रचनात्मक कार्य। आप इस चीज में सांसद टीवी में थोड़ा सा शायद 59-60 मिनट का वीडियो है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, उसको सुनना। वो थोड़ा मतलब सिलेबस से जरूर नहीं रिलेट करता, पर सांसद टीवी में और जो डीडी भारती है वहां पे मिलेगा, राज्यसभा टीवी में, या फिर जो कुमार विश्वास है, यहाँ पे ये जो कवि हैं इनके बारे में कुछ और अच्छी जानकारियां, या फिर एक जैसे संवाद के स्तर पर चीजें होती है ना, तो जब भी आपको समय लगे या फिर जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे तो आप जाना वहां पे, निराला को सुनना हो, सर्च करना निराला, डालना सांसद टीवी, राज्यसभा टीवी, या फिर शायद जो अभी के रचनाकार हैं, नाम नाम क्या था, बहुत से रचनाकार आपको मिल जाएंगे। हालांकि आप पुरानी चीजें देखना जो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनती है ना, तो वहां पे आपको मजा आएगा सुन के कि आप पुरानी बातें, अगर आप सोच सोच के देखो, अगर आप महादेवी वर्मा, अ, निराला, दोनों के बारे में थोड़ा पत्र के माध्यम से जान पाओ कि महादेवी वर्मा को निराला ने पत्र लिखा था, वो अपनी बहन मानते थे उनको, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, मतलब पढ़ के या फिर सुन के ऐसा लगेगा कि हाँ अच्छी बातें हो रही। तो आप थोड़ा कोशिश करना ढूंढने की, तो वहां पे आपको बहुत चीज, थोड़ा फिर से वापस आते हैं, क्या है कि नवजागरण के मूलभूत तत्व। तो नवजागरण के मूलभूत, आप देखो भारत दुर्दशा में पता चल चुका है कि हमारा जो उद्धार होगा, कैसे उद्धार होने वाला है, ये मदिरा से नहीं होगा,
ये आपसी षड्यंत्र से नहीं होगा। आपसी जो बंगाली अलग, बिहारी अलग, दूसरे राज्य के अलग, ऐसे हमारा उत्थान नहीं होने वाला। हमें अब नव जागरण की चीजें चाहिए। ये लाइन कितनी बढ़िया है कि प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियां जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। आगे लाइन देखो, प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है। और यहीं से समझ आता है कि सिर्फ पुरानी बातें या फिर पुनर्जागरण मूलभूत तत्व नहीं है भारत भारती का। मूलभूत तत्व है भारत भारती का नव जागरण भी, जहाँ पे शिक्षा महत्व रखेगा, जहाँ पे आपके उद्योग, संचार और भी बहुत सारी चीजें कि करते रहोगे इष्ट पोषण। और कब तक कवि बरो, कछ कुचों कटाचों पर अहो, अब तो न जीते जी मरो। मतलब अब ये कवियों को एक यूपीएससी ने ऐसे पूछा था या नहीं पूछा था, पर मैंने लिखा था कि साहित्य जो होता है ना, वो निम्न वर्ग के लिए एक सीढ़ी की तरह होता है, ऐसा ही कुछ भाव था। तो अब जितनी बातें हैं उत्थान की बातें, केवल भगत सिंह नहीं करेंगे, केवल राम प्रसाद बिस्मिल नहीं करेंगे, या फिर केवल उस दौर में रानी लक्ष्मीबाई या फिर तात्या, जो भी है, वो सिर्फ वो नहीं करेंगे। अब कछ कुचो कटाक्षो पर अहो, अब तो न जीते जी मरो। जीते जी मरना क्या है बताओ जरा। जीते जी मरना क्या है? सर इसमें क्या है प्रतीक यहाँ पर बता सकते हैं सर? ये भी बता सकते हैं कि जीते जी मानक अर्थ सर बताएं कि जीते हाँ, जीते जीते सर इसका मतलब हुआ कि और हम अंग्रेज के जमाने में देखें तो हम जीते जीते मर रहे हैं। मैंने के कहने का अर्थ हुआ है सर कि हम जी रहे हैं नहीं लेकिन नहीं, मरने के समान है सर। वो तो ठीक है, मैं कवियों के लिए बोल रहा हूँ। जैसे अ, बात सब ठीक हो जाती है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट 60 साल आगे बढ़ जाएं, ठीक है। ते सब ठीक हो गई, स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन अब राजनीति में विद्रूपताएं दिखने लगी। तो एक लाइन या फिर लाइन से पहले समझो, जो मनु भंडारी होती हैं, मनु भंडारी इतनी बेहतर बेहतर रचनाएं लिखती हैं मनोविज्ञान से जुड़ी। बंटी हो गया, यही सच है हो गया, वो अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर भी एक सह रचना करती हैं। तो साथ साथ हो रहा था, लेकिन वो महाभोज को लिखते समय सबसे पहले एक बात कहती हैं। वो बात कहाँ से आई है, कैसी आई है, उसका विशेष संदर्भ क्या रहा होगा, कैसे शायद उन्होंने ये पढ़ा होगा भारत भारती। तो उसका जो मूल भाव था, मूल मतलब था, लगभग करीब यही था। क्या मतलब? कि अपने अंतर्मन को उद्घाटित करना अच्छी बात है, और मैं भी इसको करती हूँ। लेकिन जब अपने घर का मतलब देश में आग लगी हो, तो केवल अपने अंतर जगत में बने रहना किस हद तक या फिर काफी हद तक अप्रासंगिक, हास्यास्पद और अश्लील नहीं लगने लगता। तो वही चीज है, समाज में बुराइयां भरी हुई हैं, समाज में चिंतन नाम की चीज रही हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हो, कविताएं रचते हो, तो सिर्फ इस श्रृंगार की रचनाएं। जैसे कल मैंने एक कवि की बात बताई थी ना, कि उन्होंने अपनी रचना जला दी थी। मतलब नक्सिक वर्णन के आधार पे वो सेम टाइप की कोई रेत परंपरा में लिखा था, तो उस चीज को वो जला दिए थे। क्यों जलाए थे? क्योंकि जब बा- बाहर समाज में आग लगी हो, जब देश गुलामी हो या फिर देश गुलाम हो, तब आप कामनाओं के, तब आप इच्छाओं की, या फिर तब आप भक्ति के गुलाम बनकर नहीं रह सकते। तब आपको इन चीजों से उबर कर आना पड़ेगा, और आपको इन चीजों को जला देना पड़ेगा। और क्या लिखा है, एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, करते रहोगे पिष्ट पेषण, और कब तक कभी करो। पिष्ट पेषण का मतलब होता है कि तुम जो दोहराव है, या फिर जो पुरानी रीतियां हैं, पुराने परंपराएं हैं, उन चीज का दोहराव कब तक करते रहो? तक आदि ग्रंथ की टीकाएं लिखते रहोगे? कब तक रामचंद्रिका को बेहतर बताते रहोगे? कब तक रामायण की तारीफ करते रहोगे? तक ऐसी चीजों से जुड़े रहो। अब कछ कुछ कटाक्षों पर आहो, इस पर आओ, अब तो न जीते जी मरो।
अब तो अगर जिंदा हो तो कम से कम जिंदा होने के प्रमाण तो दो। है बन चुका सुच असुच, अब तो कुरिच को छोड़ो भला, अब तो दया करके सुरिच का तुम न यो घोटो गला। तो ये था हमारा भारत भारती से समस्त प्रश्न। कोई डाउट हो तो बताओ। थोड़ा अब हम 10 मिनट बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। देखो क्या चीज हमने की है, सबसे बड़ी बात। अब ऑब्जर्व करके बताओ हमने क्या किया है, सोच के बताओ। हाँ, थोड़ा बताता हूँ सर। द्विवेदी में थोड़ा देखा कि उनकी कैसी विचारधारा है, थोड़ा देखा कि कैसे उनके ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी देखा था, और ये भी देखा था कि कैसे उनकी जो है सो मानवतावाद की बात करते हैं, स्वतंत्र की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं। और सर जैसे भारत भारती में सर बताया था, इसमें थोड़ा देखते हैं कि कैसे तटस्थ होकर बुराइयों को खत्म करने की बात करते हैं, और जो जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं, और आधुनिक युग में कुछ अपने आप को बदलने की बात करते हैं कि जो अभिजात वर्ग है या कहे तो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भारत के प्रति ए, ये काम नहीं, माने कि अपने प्रति काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, अपने नजरियों को थोड़ा देख नहीं रहे कि हम लोग पुरातन काल में कहते थे अभी कैसे हैं, अभी कैसे दबे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने क्यों की है। तो मैं एक चीज से, जैसे क्या होता है कि थोड़ा पढ़ने का शौक है ही, और पढ़ने के साथ साथ मैं महसूस करना चाहता हूँ चीज को। तो एक चीज मैंने पढ़ी थी, आपको भी मैंने बताया था, मक राम से बड़े हुए राम नाम। मतलब मेरे लिए राम से बड़ा है क्या, राम नाम। तो मतलब मेरे लिए मैथिली शरण गुप्त से बड़ा क्या होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त का काव्य। कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य किस आधार पर प्रासंगिकता रखती है। तो पहले हमने सवाल से, जैसे समझो आप मुझे अभी नहीं पहचानते हो, मतलब ना तो शक्ल देखी होगी, ना तो पहचानते हो कि कहाँ से हूँ, कैसे, मतलब ठीक ठाक थोड़ा बहुत जानते हो। लेकिन मेरे बारे में जो बातें जानते हो, अब उस चीज से मेरा पहचान है। तो वही चीज हमने की है कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में जो प्रासंगिक है, उनकी नाम क्या, उनका नाम क्या था, फोटो क्या था, कैसे रहते थे, कहाँ, मैटर नहीं करता। सबसे पहले मैटर करता है कि उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाएं कितनी प्रासंगिक हैं। और प्रश्न अगर ऐसे आ रहे हैं, अगर प्रश्न आप देखोगे, हमने भरतेन के बारे में किया, समझ के किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, और भी जो हम कवियों के बारे में कर रहे थे, तो हम थोड़ा पहले परिचय ले रहे हैं। क्यों परिचय ले रहे थे, क्योंकि प्रश्न ही ऐसे आता है। बाल कृष्ण भट्ट से पूछेगा तो हिंदी प्रदीप के बारे में पूछेगा, प्रदीप उनकी पहचान है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में पूछेगा, सरस्वती पत्रिका पूछेगा, तो वो उनकी पहचान है। तो मैथिली स्वर्ण गुप्त की क्या पहचान है, भारत भारती, या फिर साकेत, या फिर पंचवटी, रंग में भंग, या फिर नहुस। तो हम उस चीज से, उस अवधारणा से, या फिर प्रश्नों के आधार पर यूपीएससी किस चीज को हमको दिखाना चाहता है, क्या चीज हमसे पूछना चाहता है। तो अब हम थोड़ा परिचय भी ले लेते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। ठीक है। तो गुप्त जी, एमएचडी का पीडीएफ भेजूं या फिर बस मैं बताता जाऊं, ज्यादा कुछ जरूरी नहीं। देख सकते हैं, दोनों सर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर वहाँ कंटेंट के इतना आधार पर सर कविता पढ़ा था, पंचवर्ती सब पढ़ा था। ये कंटेंट के आधार पर देखे तो उतना अच्छा नहीं इसमें दिया हुआ है। हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ। देखो, सबसे पहले बात की जाए, हाँ, जो हमारे ये है मैथिली शरण गुप्त, तो इसके पूर्व की इकाई में आप हमने किसको पढ़ा है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो जब भारतेंद्र हरिश्चंद्र को पढ़ रहे थे, तो एक इनकी हम साहित्यिक परिचय लेते हैं। साहित्यिक परिचय मतलब कि ये एक क्रम से आगे बढ़े होंगे, उस समाज से थोड़े बेहतर, या फिर थोड़े और आगे निकल जाना चाहते होंगे। जैसे सबसे पहले वो अच्छी अच्छी रचनाएं लिखते थे, और 1912 में जो उनकी भारत भारतीय, उससे पहले वो रंग में भंग लिख चुके थे। लेकिन आप अगर सोचो रंग में भंग क्यों लिखा हो, तो जैसे मैंने बताया कि ऐसा उद्बोधन मिलता है, ऐसा जिक्र मिलता है, श्री राजा रामपाल सिंह जी हैं। तो राजा रामपाल सिंह के कहने पर उर्दू में जैसे हाल ही की रचना है, हाल को जैसे मैंने बताया ना,
थोड़ा-सा सामान्य मुस्लिमों की कि आप समाज में बढ़-चढ़ कर आओ, आपका उत्थान होना चाहिए। तो ऐसी रचनाएँ हिंदुओं के लिए भी होनी चाहिए, एक आधार हमको ये मिलता है। आचार्य द्विवेदी क्या बोलते हैं, सरस्वती पत्रिका में एक लेख लिखते हैं, कवि और कविता नाम से लेख रहता है। उसमें कहा जिसमें उन्होंने कहा था उर्दू के हाली, नजीर और आजाद जैसा कवि कोई कवि हिंदी में भी होना चाहिए जो भारतीय समाज को उद्बुद्ध कर सके। मतलब अगर इनकी तुलना की जाएगी तो किससे की जाएगी? हाली, नजीर और आजाद से की जाएगी। और कुछ लोग इनको हिंदी की बिंदी मतलब कैसी संज्ञा हो गई या फिर कैसी उपमा हो गई इनके लिए बताओ? हिंदी की बिंदी अगर मैं बोलूँ इनको तो तो सर इसमें क्या बताना है कि कौन-सा उपमा है, क्या है? मतलब मैं अगर बोलूँ मैथिली शरण गुप्त हिंदी के बिंदी हैं। तब भी में सर यहाँ पर देख सकते हैं। नहीं, देखो जैसे हिंदी बिना बिंदी जो हिंदी के ऊपर बिंदी होती है मतलब जो अनुस्वार होता है तो उसके बिना केवल वो हिंदी बचेगा और उसका कोई मतलब नहीं रह जाए। तो वैसे ही ये जो मैथिली शरण गुप्त हैं अगर ये चले गए, अगर ये नहीं रहे मतलब भारतीय साहित्य से हटा दो, तो भारतीय जो कविता होगी या फिर भारतीय हिंदी साहित्य होगा तो वो भी हिंदी से हिंदी हो जाए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ जरा समझाओ? समझा दो तो मैं समझूँ कि हाँ, मेरा बताना सार्थक हो गया। हाँ सर। अगर सर कहने का मतलब है कि अन्य सकता है सर अगर हटा दिया जाए तो ये हिंदी जो साहित्य है ना साहित्य जो है जैसे नौ जहाँ नौ लिखा जाता है वो हिंदी हो जाएगा। लेकिन सर अगर हट जाता है तो जो हिंदी साहित्य इतना बेहतर हुआ है पहले वर्तमान साहित्य में आधुनिक में तो ये इतना बेहतर नहीं हो पाता और इनके होने से हिंदी साहित्य में योगदान बहुत ज़्यादा है सर। अगर मैं इसको एक एक वाक्य में बता दूँ तो? बताऊँ? बताऊँ सर बताइए सर। एक प्रश्न है यूपीएससी का, यूपीएससी पूछता है कि मैथिली शरण गुप्त की आधुनिक हिंदी कविता के विकास में जो भूमिका है वो हिंदी के बिंदी के रूप में भूमिका है। तो आप सोच के देखो, एक कवि जो ना सिर्फ अपनी कविताओं का विकास करता है, ना सिर्फ कविताएं रचता है, बल्कि 3 स्तर पर अभी हमने किया ना, हुँ, बोलते हैं 3 अवस्था पर इन्होंने विकास किया। पहला भाषा की सफाई, तो अगर भाषा की सफाई होती ही नहीं तो हिंदी में चाहे बिंदी लगा दो, चाहे नीचे नुक्ता लगा दो, चाहे चंद्रबिंदी लगा दो, वो बिगड़ ही जाता, कुछ ना कुछ उसका हो ही जाता। तो हिंदी में जो चीज आना चाहिए था, बिंदी, तो वो किसने लगाया है? इन्होंने ही लगाया। ये बात है। ठीक है, कह सकते हैं कि सर आगे कि बढ़े। भाषा जी सर, ये कह सकते हैं कि सर कि इनके चलते जो हिंदी है जो हिंदी हो जाता और भाषा का योगदान बहुत ज़्यादा है इनका, न के बराबर, नुक्ता के आधार पर सर हाँ, देखते हैं। भाषा के स्तर पर योगदान है। कविता कविता के स्तर पर क्या योगदान? भारत भारती में अभी हमने पढ़ा कि हे कवियों, तुम कुछ तो कटुता दिखाओ, कुछ तो चपलता दिखाओ। कछ कुछ कटाचों पर अहो, अब तो न जीते जी मरो। मतलब सिर्फ खुद नहीं सुधरते हैं ये, सुधारने की भी एक बात करते हैं कवियों को सर, भी सुधारने की बात करते हैं। हाँ सुधारने के प्रयास। तो जैसे मैं सोचो कि मैं अगर हिंदी को मैं बस हिंदी लिख रहा हूँ, क्या अच्छी बात होगी? मैं सबको बोल रहा हूँ कि हिंदी को हिंदी ऐसे लिखा जाता है, बिंदी के प्रयोग के साथ लिखा जाता है, तब जाके कोई अच्छी बात होगी। तो वो काम किसने किया? मैथिली चरण गुप्त। ठीक है। और जी सर। लास्ट बात, ज्यादा कुछ गहरा नहीं है। अब संवेदना पक्ष अगर देखो कर आएगा, भारत भारती की संवेदना के बारे में वर्णन करो तो 3 खंड है, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। मतलब हम कौन थे, अतीत खंड है, वर्तमान खंड में हम क्या हो गए, और भविष्य खंड है क्या होंगे अभी। इतने आधार पर आप उदाहरणों के सहारे कर लोगे। अगर आए कि भारत भारती में का विश्लेषण कैसा है तो वो भी आप कर ले जाओगे। अगर पूछे भारत भारती में भविष्य कैसा है, वो भी आप बता ले जाओगे। शिल्प के स्तर पर वो भी आप बता ले जाओगे। और भी कोई खास गहरी बातें नहीं। और एक गहरी बात और बची है। 10 मिनट है आपके पास? हाँ सर, है।
तो चलो 2-3 व्याख्याएं भी कर लेते हैं, अगर व्याख्या से प्रश्न आता है तो हम मैथिली शरण गुप्त की व्याख्या कर सकते हैं। अब आप बताओ, अगर व्याख्या करने के बाद कुछ शेष रह जाएगा इनसे, मैथिली शरण गुप्त से? नहीं, इनकी सर क्या भी देख ही लिया कैसा है, फिर भाषा थोड़ा भाषा देख ली कैसी है, इसमें क्या रह जाएगा? अब विशेष देख ही लिया कि इसमें क्या। कुछ नहीं रह जाएगा। सभी पीवाईक्यू हमने समझ लिए, सब कुछ हमने 1 घंटे में, सब जितना जोड़ा जा सकता था अतीत काल से, कबीर तुलसी से जोड़ पाए, वर्तमान में नागार्जुन, जितना कुछ किया जा सकता था लगभग अपने सामर्थ्य अनुसार हमने कर लिया। अब रही बची बात व्याख्या की, कि अगर व्याख्या आएगा और 1-2 व्याख्याएं आ जाता है, पहली व्याख्या करें या फिर कहीं से भी बीच से कर लें? जैसे आपकी सर मर्जी, कहीं से भी कर सकते हैं। सिर्फ तो हम लोग को सिर्फ तो समझना है कि क्या जैसे हो देखो, सकता है, कैसी इनकी। देखो, जैसे एक तीर से दो निशाना साधते हैं, जैसे बात आती है ना कि नवजागरण की बात, तो नवजागरण की जब बात आएगी, कृषक और कृषि की भी बात हम कर सकते हैं कि किसान कैसे उन्नत थे या फिर कैसे उनकी बेकार स्थिति हो गई। तो ये एग्जाम्पल याद कर लो, और एग्जाम्पल याद कर लोगे तो व्याख्या भी कर पाओगे। जैसे क्या है, एक सेकंड फोटो भेजता हूँ। तो तुम सब भी हो मार्केट, जितना 7 सागर पार, पर ग्राम ही वह हाट है, उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदोष हेलो तुम हो हाँ, विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहां। मतलब क्या हुआ, समझाओ। सर ये कह रहे हैं कि तुम सब हो मार्केट जिसका 7 सागर हाँ। पार है, मान कि बहुत ज्यादा बड़ा है। हम्म, वो जो मार्क हाट है सर, ठीक है। बाजार है, बहुत बड़ा है। हम्म। और सर बताते हैं कि तुम विदेशों से जो माल मंगवाते हैं लाखों में, और किचन नमक गुड़ की तरह लाद कर सर लाते हो नहीं, वो सर बता रहे हैं मोल। देखो, पहले व्याख्या समझो, फिर इसके हम भाव पक्ष और कला पक्ष को समझते हैं। भाव है कि वो थोड़ा व्यंग करते हुए, जो विदेशी लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, जो विदेशों का माल खरीद रहे हैं वो अपने आप को सभ्य बोल रहे हैं। और जैसे समझो कि कपड़ा हो गया, जैसे है ना कि बहिष्कार आंदोलन चलता है, गांधी जी चलाते हैं और लोग भी शामिल होते हैं, बाइकआउट बोलते हैं जिसको। तो यही है कि तुम जैसे प्रेमचंद भी बहुत सारी कहानियां लिखे हैं जहाँ पे उन्होंने कपड़ों का, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, बट मैं जब प्रेमचंद की बात करूंगा तो एक आध कहानियों का जिक्र करूंगा उसमें, तो उसको आप रिलेट करना चाहो अभी तो अभी कर सकते हो। कि तुम अपने आप को जो सभ्य समझ रहे हो ना, कि मैं ब्रांडेड कपड़े, जैसे अभी आपको मैं, आपको तो नहीं, मान लो किसी को गुची का कपड़ा, प्रेडा का कपड़ा, या फिर लुइस हो गया, या फिर जो होते हैं बड़े बड़े ब्रांड, तो उनका कपड़ा दे दूं, तो अपने आप को सभ्य समझेंगे कि आई एम स्टैंडर्ड, आई एम जेंटलमैन। तो जो विदेशों का माल खरीद रहे हैं वो अपने को सभ्य समझ रहे हैं, पर इस देश की अर्थव्यवस्था गांव की जनता पर ही टिकी है। तुम अगर सोचोगे ना कि 7 सागर पार से, कि मेरा जो कपड़ा है न्यूयॉर्क से मंगाया है, मेरा जूता जो है जापान से ये बातें ठीक है, अच्छा है, तुम अपने को आपको सब समझो। लेकिन जो हमारी अर्थव्यवस्था टिकी है, पर ग्राम ही वह हाट है, उनका बड़ा बाजार है, हमारी अर्थव्यवस्था वहीं पर टिकी है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का, या लाखों का माल, या फिर लाखों करोड़ों की चीज, लाखों करोड़ों का मतलब विदेश से जो कीमती वस्तु तुम लाखों का खरीद रहे हो, पर ये मत भूलो, वे अकिंचक नमक गुड़ ही माल लेते, मोल मोल मतलब रुपए में, मोल लेते हैं वहां। मतलब वो लोग जो है ना, गुड़ और नमक भी नहीं बना पा रहे, वो मतलब इतने निम्न लोग हैं जो
जो जीवन यापन की सबसे जरूरी बात। और हम थोड़ा पीछे चले जाएं, अब वर्तमान में आवश्यकता बदली है, पर पहले क्या आवश्यकता थी? रोटी कपड़ा मकान। तो जो रोटी मतलब भोजन है, वो गुड़ और नमक ही मोल लेते हैं। और तुम कहते हो कि तुम सभ्य हो। तो भाव पक्ष देखो, सबसे पहले बात आ जाएगी कि एक तो कटाक्ष है, जो लोग प्रसंग में ही समझ लो। प्रसंग क्या है, जरा आप बताओ। प्रसंग बताना है सर। हम्म। सर इसमें कह सकते हैं कि जो लोग, आपकी बात पर बता रहा हूँ सर, कि वो लोग हैं जो नमक गुड़ नहीं बना पा रहे हैं, और और हम उनसे ही, हम सभ्य होकर भी हम उनसे ही कपड़ा उपड़ा कुछ खरीद रहे हैं। लेकिन हम सभ्य होकर, सभ्य होकर भी हम नाक बराबर अपने आप को सभ्य दिखाते हैं, सभ्य होते हुए भी अपने आप को सभ्य दिखाते हैं, लेकिन वो सभ्य नहीं है। कहे तो आत्म मुग्ध से, आत्मा से सभ्य नहीं है, क्योंकि वो अगर अंग्रेज और विदेशी मंगाए, जैसे आपने बताया कि नमक गुण नहीं बना पा रहे, जो जीवन के जन्म जीवन का प्रथम पहलू है, प्रथम में चाहिए सर। तो और लेकिन हम वो बना पा रहे हैं, लेकिन हम सभ्य, फिर भी हम दूसरों से कपड़ा मकान, कपड़ा सॉरी कपड़ा खरीद रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं, और अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम इतने बड़े हैं, यहाँ से मंगाए हैं, वहां से मंगाए हैं। ठीक है, कला पक्ष में बताओ। कला पक्ष में बताता हूँ भा- सबसे पहले भाषा बताओ, आप कौन सी भाषा है? सर। बोली बस हाँ, खड़ी बोली या फिर खड़ी हिंदी खड़ी बोली? हाँ सर, हाँ खड़ी बोली सर। अब ये बताओ अ, कि काव्य में लयात्मकता है या फिर तू की जो, हालांकि विशेष की बात होती नहीं, जहाँ पे कोई चीज कमजोर होती है नहीं लिखा जाता, छोड़ो। अलंकार कोई दिख रहा है आसपास? हाँ सर, अनुप्रास है, सात सागर, सात या सागर में कह अनुप्रास, हाँ ठीक है। और कुछ है यहाँ आपको पर। प्रतीक, अ, अ, प्रतीक दिख रहा है हाँ सर। क्या? नमक और गुड़ किस चीज का प्रतीक है? प्रतीक तो दिख रहा है सर, ये नहीं समझ पा रहा है देखो, किस चीज का प्रतीक यहाँ पर। नमक और गुड़ प्रतीक है कि जो जीवन यापन की छोटी वस्तु होती है, तुम उसी को नहीं बना पा रहे हो, उसी को मोल खरीद रहे हो, और हमें मतलब ऐसी चीजें बांट रहे हो। ठीक है। दूसरा, मार्केट। मार्केट हमेशा से प्रतीक रहा है एक सभ्य समाज का, कि मार्केट से सामान लाए। या फिर जैसे अभी हमने देखा ना, खड़ी बोली है, तो वहीं पे आप एक चीज और सेट कर लेना, कि अंग्रेजी के शब्द का भी प्रयोग किया गया। फिर एग्जाम्पल में मार्केट बता देना। और कुछ चीज आपको दिख रही है? सर इसमें दिख रहा है, अविद्या शक्ति सिंह पर देख सकते हैं। हाँ, मतलब सामान्य भाव है, इतना ज्यादा गहरा भी नहीं है और इतना ज्यादा वैसा भी नहीं है कि कविता ना लगे। ठीक है। फिर सर यहाँ पर मुक्तक काव्य लोक रहा है, मुक्तक काव्य लोक रहा है। अ, मुक्तव काव्य, ठीक है, छोड़ो इसको। भाव पक्ष में आओ। सबसे बड़ी बात क्या है, किससे जुड़ी बात है? टॉपिक पढ़ो। सभ्य से सर। नहीं, सभ्य। टॉपिक पढ़ो। नहीं, ऊपर देखो। कृषि और अच्छा, कृषक। कृषक। हाँ, तो अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा योगदान है किसका है? किसान का। कृषि का। हाँ, तो एक एक लाइन वो लिखोगे, अब लैंग्वेज आपकी होगी कैसे आप एडजस्ट करते हो। दूसरी बात, कि व्यंग किया गया है किस पे? अंग्रेजों पे नहीं, जो हमारे यहाँ के सभ्य लोग अपने आप को समझते हैं, विदेशों से सामान खरीद के, उन पे व्यंग किया यहाँ गया है। पर दो, बुद्धिजीवी वर्ग पर सर यहाँ पर कह सकते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग या फिर जो उच्च वर्ग है, पूंजीवाद बोल लो, पूंजीवादी वर्ग, तो उन पर कटाक्ष किया गया। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। प्रासंगिकता में बता सकते हो कि वर्तमान में प्राडा हो गया, गुच्ची हो, अपने से लिख सकते हो, कोई इतना बात नहीं है कि साहित्य इतना अबूझ है कि प्राडा गुच्ची नहीं समझेगा। लिख सकते हो। देवनागरी लिपि में लिखना ज्यादा बेहतर हो, कि वर्तमान में भी यही परिकल्पना, खाएंगे हमारे यहाँ की रोटी और खरीदेंगे कहाँ का कपड़ा? न्यूयॉर्क का, या फिर से कपड़ा विदेशों आ। से। हाँ, तो ऐसी चीज आप प्रासंगिकता में बता सकते हो कि यही बात है। लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत? हाँ सर लिख जाएंगे, खाली किचन मैंने थोड़ा बताया था सर, इसमें थोड़ा नहीं सर, किचन मैंने थोड़ा सा, किचन यहाँ पर लिखा हुआ है सर। आकिंचन मतलब कि पर अगर
पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। एक व्यंग्यार्थ में ही शब्द आया है। ज्यादा कुछ वो समझ में आ रहा है सामक। सर, व्यंग्यात कर रहे हैं। हाँ, हम्म, व्यंग्यात कर रहे हैं, अर्थ समझ नहीं आ रहा है इसका किचन का। एक सेकंड रुको। अकिंचन, अकिंचन मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो, मतलब अ- तो अकिंचन शब्द मतलब देख रहे हो कि जिसके पास गुड़ और नमक की बात नहीं है, तो मतलब जो सबसे गरीब है, सबसे निम्न। तो अकिंचन मतलब ये। हुँ। सर इसमें भाव पक्ष, काला पक्ष में उतना दिक्कत नहीं होता है, संदर्भ प्रश्न में दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा-सा जो अर्थ होता है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है ना, तो वो लिखा जा सकता है। तो ठीक है, मैथिली शरण गुप्त खत्म हुए। जी सर, कल इसको सर पढ़ेंगे क्या कहलाता है